क्लास। तो मैंने आज आपका हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है। आपका ज्योग्राफी का 2 चैप्टर का रीडिंग हो चुका है। जब इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव क्लास में उनके क्वेश्चन आंसर कराना स्टार्ट करूँगी। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2, दैट इज़ रीजनल किंगडम्स 7 to 12 सेंचुरी। लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जितनी भी किंगडम्स आई उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये एक नक्शा दिया गया है जिसमें आपको उस समय के से राष्ट्रकूट दिए गए हैं, गुर्जर प्रतिहार दिए गए हैं, ठीक है, चंदेला और अनारता और पलास, ये सारी जगह जो हैं ये चालुक्य राजा और राष्ट्रकूट राजा इन सभी के बारे में है यहाँ पर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। जो पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, द मैप गिवन अबव शो, जो अभी मैंने आपको मैप दिखाया था उसमें क्या है, द बिग एंड स्मॉल रूलिंग डायनेस्टी दैट कंट्रोल वेरियस रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन 7th and 12th century CE। जो यहाँ पर ये जो प्लेसेस आपको दिखाई गई हैं इस मैप में, जैसे ये बड़े बड़े साम्राज्य हैं, ये बड़े साम्राज्य हैं, उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे साम्राज्य यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये दिखाता है कि उन्होंने भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उस पर किस तरीके से आधिपत्य अपना करके रखा था, किन किन क्षेत्रों पर उनका शासन चलता था लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। These dynasties existed in the early medieval period of the subcontinent। ये जो सल्तनतें थीं वो कब थी, वो लगभग सब कॉन्टिनेंट की अर्ली मिडिल पीरियड में थी, लगभग आप कह सकते हैं मध्य इतिहास जो हम कहते हैं उसमें थी। और ये सारी किंगडम जो थी वो मिडिल इंडिया, लगभग यहाँ इस क्षेत्र में ये जो एरिया था और ये जो एरिया था, ये सारा एरिया जो है वो बड़ी बड़ी किंगडम्स के द्वारा घिरा हुआ था। The medieval period of India was spread out over a fairly long period of 1000 year। अगर हम medieval period की बात करें तो वो इंडिया में लगभग 1000 साल तक रहा। And the social, political and economic condition during the early centuries were absolutely different from the later centuries। और जो अगर हम बात करें 7वीं 8वीं और 9वीं शताब्दी की, तो शुरू में जो इकोनॉमिक कंडीशंस रहीं या सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस रहीं, वो बाद ही कंडीशन से बिल्कुल अलग थी। मान लीजिए 7, 8, 9, 10 सेंचुरीज अलग थी तो 11, 12 अलग थी। तो दोनों के बीच में 7th to 12th के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। Therefore the entire period is studied in 2 distinct period। इसीलिए इस पूरे काल को 7th से लेकर 12th सेंचुरी को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, 2 तरीके से। द अर्ली मिडाइवल पीरियड ऑफ 8th to 12th, पहला तो आपका आ जाता है कि 8th to 12th तक का आ जाता है। फिर आपका 18th सेंचुरी जब अंग्रेज़ वगैरह का शासन था, तो सेकंड आपका आ जाता है लेट मिडाइवल पीरियड और वो आपका 13th to 8th सेंचुरी तक आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल नो हाउ द डायनेस्टीज ऑफ द अर्ली मिडाइवल सेंचुरी मैनेज देयर टेरिटरीज एंड हाउ दे इंटरेक्टेड विद ईच अदर। अब इसमें हम ये जानेंगे कि उस समय जो डायनेस्टीज़ थीं, जो सल्तनतें थीं, सभ्यताएं थीं, उन्होंने किस तरीके से अपनी जो टेरिटरीज़ थी उनकी सुरक्षा की और कैसे उनको बढ़ाया ना। राइज ऑफ द न्यू किंगडम, सबसे पहली चीज़ है कि नई जो किंगडम्स हैं उनका उदय कैसे हुआ। हर्षवर्धन वॉज द लास्ट रूलर हु कंट्रोल्ड अ लार्ज एम्पायर इन द एंशिएंट इंडिया। अगर हम पुराने भारत की बात करें तो हर्षवर्धन एक ऐसा राजा था जिसने भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर उस पर शासन किया। शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ, हर्षवर्धन की डेथ के बाद हिज एम्पायर ब्रोक अप एंड मैनी न्यू किंगडम्स अपीयर्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की डेथ हुई, जो उनका एम्पायर था, जो उनका पूरा साम्राज्य था, वो बिखर गया, टूट गया और छोटे छोटे आप कह सकते राजा महाराजा उन छोटे छोटे जगहों से उठने लगे, ठीक है, उदय में आने लगे। द चामानाज एंड द गुर्जर प्रतिहास वर द मेन किंगडम अमोंग देम। तो उन छोटे छोटे किंगडम्स में से जो नई किंगडम अपीयर हुई नॉर्थ इंडिया में, उनमें एक तो मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रही क्या चामानाज होगा और गुर्जर प्रतिहार मेन थे, ठीक है। द पलास कार्व आउट एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन द ईस्टर्न पार्ट अराउंड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो गुर्जर प्रतिहार और ये तो आई थी साधन जो
जो पाल थे आप कह सकते हैं, वो कहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जहाँ बनता है उस एरिया को उन्होंने अपने अधिकार में करके रखा था। इन द दक्कन एंड साउदर्न रीजन द चालुक्यास वर रिप्लेस्ड बाय द राष्ट्रकूट एंड द पल्लव बाय द चोलास। अगर हम बात करते हैं दक्कन और साउदर्न रीजन की, तो वहाँ साउदर्न रीजन से नीचे का मतलब है, नीचे का जो भारत है, जो ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, अगर ये पूरा अगर हम जाए इस तरीके से, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, तो उसमें क्या था कि चालुक्य जो थे उनकी जगह पर कौन आ गए थे, राष्ट्रकूट, और पल्लव जो थे वो चोल जो थे उनकी जगह पर आ गए थे। दिस किंगडम कंटिन्यूसली फाउट विद ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी एंड एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। ये जो किंगडम्स थी, ये चारों जो किंगडम्स थी, चालुक्य हुए, चोल हुए, राष्ट्रकूट और पल्लव, ये चारों आपस में लड़ रहे थे ताकि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सके। Thus the boundaries of the kingdom kept changing frequently। तो जो इनकी किंगडम की जो एक सीमाएं थी वो लगातार चेंज होती जाती थी, कभी इनके अधिकार में चला गया तो कभी उनके अधिकार में चला गया, तो बाउंड्रीज चेंज होती रहती थी। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस किंगडम इमर्ज्ड। तो देखते हैं कि किंगडम्स सामने कैसे, इनका उदय कैसे हुआ। By the 7th century, the big landlords or warrior chiefs emerged in different regions of the subcontinent and become important in the kingdoms। 7वीं शताब्दी में जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, जो आप कह सकते हैं बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह थे, वो उन्होंने एक वॉरियर चुना, एक चीफ के टाइप में उन्होंने काम करते थे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अगर आप देखेंगे वो किंगडम्स के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से बन गए थे। द रूलर्स एक्सेप्टेड दीज लैंडलॉर्ड्स एज देयर सबॉर्डिनेट और सामंत। तो जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उन्होंने इन लैंडलॉर्ड्स को, इन ज़मींदारों को सामंत के रूप में स्वीकार किया। दीज सामंत ब्रॉट गिफ्ट फॉर द रूलर्स, अटेंड देयर कोर्ट रेगुलरली एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड। अब ये सामंत क्या किया करते थे कि ये राजा के लिए तोहफे वगैरह लाया करते थे, साथ ही साथ उनके जो राज दरबार होता था उसमें हर दिन लगभग जाया करते थे, और साथ ही साथ राजा को जो सेना का सपोर्ट है वो भी दिया करते थे। विद टाइम द सामंत बिकम पावरफुल एंड वेल्दी एंड अज्यूम ग्रैंड टाइटल्स सच एज महासामंत एंड महामंडलेश्वर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पावरफुल होते गए वैसे वैसे इन्होंने क्या किया, इनके धन बढ़ता गया तो इनकी पावर बढ़ती गई, और पावर बढ़ती गई तो इन्होंने इन्हें अलग अलग टाइटल देने लगे। जैसे पहले जो था सामंत, फिर महासामंत, और फिर इनका महामंडलेश्वर। ठीक है, ये नाम हो गए। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन, मतलब महामंडलेश्वर का मतलब था एक रीजन का सबसे बड़ा राजा एक तरीके से। Sometimes they declared themselves free from the control of their rulers and established their independent kingdom। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ जो सामंत थे वो अपने आप को जिस राजा के अंडर में वो कार्य करते थे उससे स्वतंत्र बता देते थे और अपना अलग जो राज्य है उसको शुरू करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने अपना दबदबा जो है वो धीरे धीरे इन सामंतों ने बनाना शुरू किया। तो मैंने आज आपको यहीं तक बताया, जो नेक्स्ट टाइम है वहाँ पे मैं आपको यहाँ से बताऊँगी। आई होप आपको समझ में आया हो।